नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में क्या हो रहा है देखिए ना। आईपी गुप्ता को असुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद बुलाते हैं और जैसे ही फ़ोन उनका घनघनाता है अगले दिन ही जो है वो टिकट बुक कर लेते हैं आईपी गुप्ता और चले जाते हैं एआईएमआईएम के विधायकों के साथ हैदराबाद। और जिस कार्यक्रम में आईपी गुप्ता गए हैं ना, उस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट जो है असुद्दीन ओवैसी ने जो है वो आईपी गुप्ता को बुलाया। और इस कार्यक्रम में पूरे देश भर में जहां भी एआईएम का संगठन है वहां से कार्यकर्ता नेता जो है वो आ रहे हैं। और खासकर महाराष्ट्र से तो बसें या गाड़ियों का एक लंबा काफिला जो है वो इस वक्त जो है वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआईएम के विधायक हैं और साथ में नजर आ रहे हैं आईपी गुप्ता। देखिए आईपी गुप्ता अभी कहाँ हैं, तो आईपी गुप्ता जो हैं वो महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के साथ हैं। सहरसा से विधायक है, इनकी पार्टी का गठबंधन जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन हैदराबाद की एयरपोर्ट की तस्वीरें कुछ और ही बता रही है कि एआईएम के 3 विधायकों के साथ जो है वो आईपी गुप्ता जो है वो हैदराबाद पहुंचते हैं। और आज जो है वो हैदराबाद के दारुसलाम में दारुसलाम डे जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि दारुसलाम डे आज है नहीं, मनाया आज जा रहा है, ये भी हम बताएंगे बाद में लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अख्तरुल इमान के साथ जो है वो आईपी गुप्ता जो है वो दिख रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ने वाले हैं आईपी गुप्ता? क्योंकि मतलब कि दारुसलाम डे के मौके पर आईपी गुप्ता को जो है वो चीफ गेस्ट बनाना एक बड़ा मैसेज है। रोहित से हम ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए। पहले तो हमको तो ये लग रहा है कि एआईएम में क्या चल रहा है। एआईएम के 5 विधायक अगर यहाँ एक साथ होते ना तो अच्छा लगता। साथ में कम से कम ये तो हम कहते कि एआईएम की पार्टी इंटैक्ट है। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एआईएम के 3 ही विधायक जो हैं वो साथ है। तो चलिए देखिए, पहले तो 5 विधायक हैं, जिनको पता है उनको ठीक है, और जिनको नहीं पता है हम समय समय पर बताते भी रहते हैं ताकि याद होता रहे। तो देखिए एआईएम के बिहार में 5 विधायक हैं। अख्तरुल इमान अमौर से हैं, बहादुरगंज से तौफीक आलम जो कि उस तस्वीर में आपको नहीं दिख रहे होंगे, और जोकीहाट से मुर्शिद आलम हैं और बायसी से गुलाम सरवर हैं और कोचा धामन से सरवर आलम है। ये 5 विधायक हैं, जिसमें कि 2 विधायक तौसीफ आलम और बायसी से गुलाम सरवर जो हैं वो एयरपोर्ट वाली तस्वीर में नहीं है। लेकिन हम क्लियर ही कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एआईएम जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। भले ही एक फ्लाइट से जो है वो नहीं गए अन्य 2 विधायक, लेकिन सब पहुंच रहे हैं दारुसलाम डे मनाने के लिए। रोहित को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे सच में तेजस्वी को छोड़ने वाले हैं? क्योंकि जो इज्जत असुद्दीन ओवैसी ने दी है ना, मतलब कि चीफ गेस्ट बनाया है, एआईएम की सबसे बड़ी मीटिंग आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा जलसा कह सकते हैं, सलाना जलसा। हालांकि दारुसलाम डे जो है वो अभी है नहीं, मार्च महीने में आता है, लेकिन इसे पहले ही मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है आज 14 फरवरी को, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाले हैं 19 फरवरी को। और असुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि रमज़ान के मौके पर जो है वो कोई बड़ा जलसा ना रखा जाए, इसलिए दारुसलाम डे जो है वो 1 महीना पहले जो है वो मनाया जा रहा है। दारुसलाम क्या है देखिए, जो जानते हैं उनको तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें। वो एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर है। और सिर्फ हेडक्वार्टर भर नहीं है दारुसलाम, दारुसलाम में जो है वो एक तरह से जनता दरबार चलता नहीं है, चलता ही रहता है। और बिहार इलेक्शन 2025 जब हो रहे थे, असदुद्दीन ने कमान संभाल रखा था सीमांचल का, तो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ के लोगों से यानी कि बिहार के लोगों से वादा किया था कि बिहार में 6 महीने के अंदर, चुनावी नतीजे के 6 महीने के अंदर जो है वो दारुसलाम जो है यहाँ भी खोलेंगे, यानी कि सीमांचल में। हालांकि 3 महीने होने को हैं, अब खोलेंगे तो खोलेंगे, जब खोलेंगे तो वो खबर भी आपको अपडेट दिया जाएगा। रोहित को जल्दी से जोड़ते हैं, हम बहुत बोल चुके हैं। हाँ देखिए, तेजस्वी को सच में ये छोड़ने वाले, ऐसा तस्वीर होता नहीं है रोहित। मतलब कि दूसरी पार्टी के नेता जो है आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है ये? नहीं, छोड़ने वाले नहीं है तेजस्वी। जिस राजनीति को कर रहे हैं देवांशु, मतलब जिस राजनीतिक जमीन पर उनकी, जिस सियासी जमीन पर उनकी राजनीति चलती है, एमवाई की राजनीति, उस जमीन को ही अब तेजस्वी यादव से छीनना चाहते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव यादवों के नेता रह जाएंगे, मुसलमानों का उन्हें सरोकार नहीं है। पिछला चुनाव न्यूज फाउंडेशन इस पे कई वीडियोस बना के आप तक पहुंचाएं कि कैसे मुसलमानों को जो है अपने पक्ष में लाने में कामयाब हुए ओवैसी। ओवैसी लंबी पारी खेलना चाहते हैं, और लंबी पारी खेलने के लिए
बिहार में उनको कोई लंबा कोई तगड़ा चेहरा चाहिए जिसका एक लंबा चौड़ा जनाधार हो बिहार के अंदर में। आईपी गुप्ता के मुताबिक, क्योंकि आईपी गुप्ता ने इस बार जो है अपनी पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़े और जहां से इनके लगभग पूरे विधायक जीत करके आते हैं उसी लगभग इलाके से आप पॉकेट से कह सकते हैं कि आईपी गुप्ता जो है उन्होंने चुनाव जीता। आईपी गुप्ता की मांग क्या है? तो आईपी गुप्ता मांग करते रहे हैं हमेशा से कि जो पान समाज के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। बकौल आईपी गुप्ता, या जो आंकड़े कहते हैं बिहार के जातिगत सर्वे के हिसाब से लगभग हर विधानसभा में 10, 12, 15 हजार के आसपास का एक वोट बैंक है। कुछ विधानसभाओं में तो इतनी ज्यादा इनकी संख्या है कि वहां पर जीत तय करती है और उसी में से जिस सीट से आईपी गुप्ता जीत कर चुनाव आए हैं वो सीट भी आती है जहां पर जो पान समाज है वो तय करता है जीत और हार। तो ओवैसी को बिहार में नए साझेदार चाहिए अपने पार्टी के विस्तार के लिए। आईपी गुप्ता के कहने को सिर्फ 5 विधायक हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में आईपी गुप्ता ने 24 सीटों पर सीधे चुनाव हरवाए तेजस्वी यादव को। और उसके अलावा अगर 24 और 5 जोड़ दें तो संख्या हो जाती है 29 की। और उसके अलावा बिहार की करीब ऐसी 17-18 सीटें थीं जो हमने अलग अलग वीडियोस में दिखाएं आपको, जहां पर जो है ओवैसी का इम्पैक्ट दिखा और उसकी वजह से जो है तेजस्वी यादव की पार्टी के जो उनके प्रत्याशी थे या तो वो चुनाव हार गए या फिर बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए। इन चुनाव साल 2025 में खत्म हुआ नवंबर में, उन चुनावों ने ये स्थापित किया कि जो MY का जो धड़ा था वो बिहार में टूटा और उसको तोड़ने में कामयाब हुए जो है ओवैसी या उनकी पार्टी। चेहरा जो है अख्तरुल इमान क्योंकि बिहार में थे, लेकिन ओवैसी ने भी कैंप किया। अभी हाल में BMC के चुनाव ले लीजिए, आपको महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव लीजिए, वहां पर भी ओवैसी की पार्टी ने अच्छा विस्तार किया, एक विकल्प के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में सिर्फ मुसलमानों की बात करके आप जो है बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। लिहाजा यहाँ पे दमदार चेहरा चाहिए जिसकी आवाज में खनक हो, जो बात कहता हो तो उसकी बात का असर होता हो। और इस अभी जितने भी नेता हैं बिहार में, प्रशांत किशोर को एक पल के लिए छोड़ दें, जो उनका परफॉर्मेंस है चुनावों में, तो एक पल के लिए वो किनारे करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आईपी गुप्ता हैं वो सबसे दमदार शख्सियत के तौर पर निकल के देवांशु आए हैं और विधानसभा का सत्र चल रहा है। और मतलब कि देखिए रोहित, आपने जो आपके जो कहना चाह रहे हैं ना उसको हम थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 3 ही 4 लोग लग रहे हैं कि विपक्ष में है। कौन? एक तो सीनियर नेता को छोड़ दीजिए, मतलब वो तो भाई वीरेंद्र आलोक मेहता हो गए। कमान जो है कौन संभाल रखा है? तो कमान राहुल शर्मा ने संभाल रखा है, कमान जो है आईपी गुप्ता ने संभाल रखा है, और कमान इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो अनिता देवी सवाल जो है अपने क्षेत्र में पूछ रही है। मतलब कि ये ना सीधे मतलब एक तरह से कह रहे हैं अगर कोई बीच में टोक रहा है ना, सीधे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जमीन से निकला हुआ आदमी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि सब टोक रहे हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर के, लेकिन बिहार के मुद्दे पर जो बहुत वोकल कोई आवाज है विधानसभा के अंदर में वो आईपी गुप्ता है। और आईपी गुप्ता ने ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है देवांशु, जो हम लोग इस वीडियो में बताएं तो शायद दर्शक और समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि लालू यादव ने उनको आवाज दी जिसकी वजह से विधायक बने, यानी कि वो एंटी लालू नहीं है और वो एंटी नीतीश भी नहीं है। वो कहते हैं बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया है। पार्टी के स्तर पर उसका विरोध है, ज्यादा पुराना नहीं, 2-3 दिन पुरानी बात है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता बहुत सधी हुई जो रणनीति है उसके साथ वो चल रहे हैं। बताने की कोशिश वो ये कर रहे हैं कि वो ना लालू के खिलाफ हैं ना नीतीश के खिलाफ हैं, यानी कि वो बिहार में चाहे वो पिछड़े लोग हैं उनको आवाज देने की बात हो या बिहार का मौजूदा विकास है उससे उनको कोई मतलब जो जिन्होंने ये काम किया उसके वो समर्थन में, लेकिन उनके दलों से उनकी आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। अब आईपी गुप्ता से आप कल्पना करें ना कि देवांशु, क्योंकि हम लोगों ने कई वीडियोस बनाए हैं, बिहार की ऐसी शायद ही कोई विधानसभा की सीट है जहां पर मुस्लिम वोटर नहीं है। अब आप कल्पना करिए कि एक औसत लेके चलते हैं कि सीमांचल को छोड़ दें उस इलाके को जहां पे तय होता है, मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बिहार के अधिकांश ऐसे विधानसभा के लोकसभा की सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बैंक अच्छी संख्या में, अगर वो वोट बैंक ओवैसी अपनी तरफ लाते हैं और उसमें ये एड ऑन करते हैं, मतलब आईपी गुप्ता अपने वोट बैंक को, एक लोकसभा में 6-7 विधानसभाएं होती हैं, तो 50,000 वोट बैंक हो जाता है आईपी गुप्ता का। और आईपी गुप्ता सिर्फ 5 समाज के नेता के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो जो पिछड़ा समाज है
जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, साजिश हो रही है, उनके नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं खुद को। तो जब ये उसके नेता के तौर पर स्थापित होंगे बिहार के अंदर में, और ओवैसी से बड़ा चेहरा उनके साथ में होगा, तो जाहिर तौर पर उनकी सियासी जमीन मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उसमें वोट जुड़ेंगे। और यही मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी है कि उसी के तहत ये एक वहां पर मैसेज देने की कोशिश हो रही है, यानी कि मुसलमानों के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिस संगठन की बात की, जो मुख्यालय है AIMIM का, दारुस्सलाम, वहां जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है देवांशु, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज जो है वो, और साथ में उसके अगर मतलब मुसलमान जो है मिल जाएं, तो किसी भी राज्य की राजनीति को अपनी ही तरफ मोड़ने की ताकत रखते हैं। और शायद यही स्ट्रेटजी में समझ से है। तो मुझे एक चीज और याद आ रहा है इसमें कि देखिए, आपने कहा कि वो तो सीमांचल वाले बेल्ट में नुकसान पहुंचाया है, कई और सीटों पर जो है वो मुस्लिम टूटे हैं आरजेडी से, और ये मैसेज भी है कहीं ना कहीं कि इस बार जो है वो मुसलमानों ने आरजेडी का वो साथ नहीं दिया जो हमेशा देते रहे हैं। लेकिन सहरसा वाली सीट जो है ना, वो बीजेपी वाली सीट है, मतलब शहरी सीट भी है, और यहाँ से 2020 में लवली आनंद चुनाव लड़ी, हार गई। ये तो सहरसा के लिए कहाँ के हैं, ये बाहरी हैं शायद, ये जमुई के हैं। हाँ, जमुई के हैं। ये जाते हैं एन वक्त पे, इनका तो आखिरी मोमेंट में तो गठबंधन ही होता है। 20 दिन पहले, हाँ, 20 दिन पहले चुनाव की घोषणा में और वोटिंग के 20 दिन पहले वो पहुंचते हैं, और वहां पे चुनाव कोई व्यक्ति जीत के आ जाए। और ये जीतने का कारण अभी मुझे घूमते रहते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा उस इलाके में, उनकी यात्राएं होती नहीं देवांशु, लेकिन वो ठीक है। लेकिन जो अभी जो मेरे तत्काल जैसे आप बोल रहे थे ना, तो मुझे एक चीज और याद आया, इनके जीतने का गणित बहुत सिंपल रहा कि इस सीट पर एमवाई इंटैक्ट था, और प्लस इनका ताती तत्वा वाला वोट जो है ना, वो भी इंटैक्ट था। तो ताती तत्वा सहरसा विधानसभा में कुल 40,000 है, एमवाई जो है वो करीब माना जाता है 1 लाख से ऊपर है। तो ये 1 लाख प्लस 40,000 मिलकर पूरा इंटैक्ट रहा इनके लिए। लेकिन इस सीट पर, लेकिन दिमाग वही तो मैं कह रहा हूँ कि AIM वाले तोड़ नहीं पाए मुसलमान को, क्योंकि ये इनकी शख्सियत ऐसी थी। हाँ, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो यही बात समझ, यानी कि इनकी स्वीकारता मुसलमानों में होगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि MY पूरे बिहार में कहीं टैक नहीं रहा इस बार। हाँ, एक सीट पे कैसे हो गया? हाँ, तो यानी कि इस व्यक्ति का खुद का ऑरा रहा होगा इस तरीके से। मुसलमानों में और स्वीकारता है। चुनाव के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फीडबैक के तौर पे पहुंचती नेताओं के पास। हाँ, क्योंकि अख्तरुल ईमान अपने आप को, क्योंकि जो उनके साथ पिछले चुनाव के बाद हुआ, तो उनकी पार्टी जिस तरीके से टूटे, उसके बाद वो अकेले रहे, लगातार वो संघर्ष करते रहे, उस इलाके में पहुंचे, ओवैसी ने कैंप किया इस बार में, तो उनकी पार्टी तो काम कर ही रही देवांश। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको कोई भरोसेमंद चेहरा चाहिए जो वोकल हो। अब आप कल्पना करिए कि अख्तरुल ईमान जो है सदन में खूब बोलते हैं, खूब दहाड़ते हैं, अगर ये बॉस बोल रहे हैं ना, तो ये माइंडसेट है मतलब बिहार के वोटरों का कि लोग समझे कि ये मुसलमानों की बस बात करता है। तो उनको कोई साझेदार तो चाहिए जो हिंदुओं के पक्ष से भी अपनी बात कह पाए। तो IP गुप्ता है उसकी, और इस तरह की तस्वीर हमने तो अब और पढ़े लिखे ना, IP गुप्ता के बगल में अख्तरुल ईमान, ये तस्वीर तो 3 बिहार दिन पहले विधानसभा में भी नहीं दिखी है तीन हमें। दिन पहले पान समाज के आरक्षण पर विजय चौधरी से ये कोई बात कह रहे थे सदन के अंदर। अचानक से एक दूसरा कोई विधायक जो है इनको टोकता है अंग्रेजी में। मुझे याद नहीं है कि इस तरीके से किसी नेता ने सत्ता पक्ष किसी विधायक को, विजय चौधरी मतलब जवाब दे रहे थे, ओके, काउंटर टोकने की कोशिश किसी और ने की, उसको इस तरीके से चुप कराया हो। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे याद नहीं है कि मतलब पिछले 2-3 सत्रों में कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई व्यक्ति हिंदी पे उतना ही कमान, अंग्रेजी पे अशोक चौधरी बहुत वोकल अंग्रेजी बोलते हैं सदन में कई बार, लेकिन विपक्ष में कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष किसी व्यक्ति को इस तरीके से टोकता है कि वो बस चुप हो जाता है उसके बाद। विजय चौधरी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आरक्षण वापस हो, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें, तमाम जो चीजें होती हैं पान समाज को लेकर के। तो ये बहुत वोकल है। आप कल्पना करिए ना कि कोई व्यक्ति पहली बार सदन में है और जिस लेवल की वो बात कर रहा है, हम इनकी तारीफ में ये बात नहीं कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है। आप देखिए ना कि कई दफे ऐसा होता है सदन में देवांशु जी की सत्ता पक्ष ऐसे कई से विधायक हैं जो कि अपना सही से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। कई ऐसे जो जिनको जवाब देने की जिम्मेवारी होती है, मंत्री या फिर जो प्रभारी मंत्री होते हैं, उनको सही से जवाब देना नहीं आता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, लेकिन लड़खड़ा जाते हैं जवाब देने में। और बहुत लोगों ने कहा भाई कि उसी इलाके, जिस इलाके से ये ऑलमोस्ट है, उसी इलाके में से जो है अभी भोजपुरी को जो सिंगर है वो चुनाव जीत करके आई, और उसने जो विधानसभा में जब अपनी बात कही तो सरकार की मंत्री की घिकी बन गई थी। और तो यही काम ये कर रहे हैं। तो उनको चेहरा चाहिए सदन के अंदर में। और IP गुप्ता ने अपने आप को न्यूट्रल फिलहाल रखा है, मतलब वो नीतीश के साथ भी हैं कुछ मामलों में,
कुछ मामलों में लालू यादव के साथ में, लेकिन खुद की पहचान वो अकेले और रखना कम से चाहते हैं। कम मौजूदा वक्त में अभी तक के हिसाब से आईपी गुप्ता की छवि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमें लगता है रोहित कि ओवैसी की ये बहुत बढ़िया मतलब कि एक सियासी चाल थी। सीमांचल तो उनका हो गया, कोसी अगर जुड़ जाए तो क्या हर्ज है। कोसी हाँ। में ही आता है सहरसा। और कहीं हमें तो इसका दूसरा एंगल भी ये दिख रहा है कि देखिए अभी इनकी तो दोस्ती है नहीं, अदावत चल रही है। कहीं ये शख्स ऐसा ना हो कि ये दोनों को जो है वो मिला दे, ये भी हो सकता है संभव, लेकिन ये बहुत दूर की गोटी है। कौड़ी है लेकिन बिहार में, फिलहाल क्योंकि ये अभी मुझे लगता है चुनाव कि ऐसा ये कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बस यही है कि ये दोनों अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ। दोनों चाहते हैं कि दोनों को मौका मिले, हाँ। मतलब दोनों इस तरीके से अलायंस में हो ताकि मतलब इनकी ओवैसी की पार्टी अपना मोर्चा संभाले रहे और दूसरी तरफ से आईपी गुप्ता उनको बैक सपोर्ट करते रहे या वो अपना मोर्चा संभालते रहे और दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हो। तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जहां पर देखिए, क्योंकि इस बार हालांकि कई बार ऐसा होगा देवांशु कि ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी नहीं चाहते हुए तेजस्वी यादव के समर्थन में होगी सदन के अंदर। हाँ होगी, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि वो जो अलायंस है सत्ता में उसके खिलाफ इनको रहना है। लेकिन हर बार नहीं, नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते रहे हैं ओवैसी, अतुल्य डिमांड करते रहे। तो जीत के बाद तो नीतीशमय टाइप का तो मैं पार्टी वही कह रहा हूँ। तो ये मतलब लेकिन ये क्योंकि बहुत लंबा सोच करके चल रहे हैं। बिहार में अगर विस्तार चाहिए, पार्टी के विधायकों की संख्या को बढ़ाना है, तो उनको अच्छे भरोसेमंद चेहरे चाहिए होंगे। और शायद मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता जो है वो भरोसेमंद चेहरा हो सकते हैं और संघर्ष से निकले कोई तो मतलब ऐसा उनको वो सम्मान जो है वो दिया जा रहा है हैदराबाद में। ये मेरी समझ लग रहा है। तो समझ गया ना आप लोग क्या है माजरा, क्यों आईपी गुप्ता को जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो चीफ गेस्ट बनाया है दारुल इस्लाम डे के मौके पर। नेता जो है ना कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं एक है तो उसके पीछे कोई ना कोई सियासी चाल जरूर होती है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मास्टर स्ट्रोक है। फायदा जो है इसमें आईपी गुप्ता का भी है और एआईएम दोनों का है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर से रूबरू करवाया कि आईपी गुप्ता को जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो चीफ गेस्ट बनाया है दारुल इस्लाम डे पर। जो स्लोगन दिया हमने कि तेजस्वी को छोड़ेंगे क्या, ना 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 नहीं छोड़ेंगे। ये तो सियासत में चलता रहता है, न्योते पे आना न्योते पे जाना, ये तो करते ही रहना पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।